हेलो एवरीवन। कल्पना निर्माण दो और पंचविध कषाय कल्पना के बाद आज हम पढ़ेंगे भस्म। भस्म पढ़ने के लिए कुछ नहीं, मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो पहले सिलेबस से शुरू करते हैं अपन कि भस्म में एमओएचएस ने क्या पूछा है। पेपर 2 का टॉपिक है ये सिंगल ड्रग के अंदर आता है। ये भस्म, सुधा और पिष्टि। पिष्टि अलग कंसेप्ट है, मतलब ये प्रवार पिष्टि हो गया, गोदंती हो गया, ये सुधा हो गया, ये अलग अलग बात है। और भस्म ये अलग बात है। पिष्टि ये सूक्ष्म रूप होता है, इसलिए उसको इस कैटेगरी में डाला होगा। तो क्या क्या पूछते हो देखते हैं। सिंगल ड्रग का फॉर्मुलेशन, मोड ऑफ एक्शन पूछते हैं कैसे होता है, ठीक है। केमिकल और फाइटोकेमिकल कंपोजिशन पूछते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थेरापेटिक प्रॉपर्टीज और उसका एप्लीकेशन, मात्रा, अनुपान, पत्ते पत्ते, सेवन काल, काल मर्यादा क्या है, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, मतलब क्या बोलते उसको, दोष क्या है उसमें, मतलब अशुद्ध अशुद्ध या अपक्व दोष क्या है उसमें वो, या सेवन मतलब अपक्व जन्य जो अपन सेवन किया भस्म, तो कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होगी वो, और उसके शांति उपाय। अभी पेपर में तो इतने सारे पॉइंट हैं, पर अब तक को मेनली केमिकल, फाइटोकेमिकल मतलब जो है कंपोजिशन वो आना चाहिए। फार्माकोडायनामिक, फार्माकोकाइनेटिक पूछते नहीं है पेपर में, पर पूछा तो अपन वो लिख सकते हैं। वो एक सेंटेंस में, मतलब थोड़ा बता के आपको मैं, कॉमन पॉइंट है वो बता के आपको मैं समझा दूंगा। उसके बाद थेरापेटिक प्रॉपर्टी बताऊंगा याद अच्छे तरीके से, और कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा। और आखिरी में एक ट्रिक बताऊंगा तो आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। मात्रा क्या होगी, अनुपान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने राइट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्ते पत्ते, काल, सेवन काल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कल्प के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और काल मर्यादा भी इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, मतलब पेपर में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब अपन पेशेंट को देते हैं तब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 15 दिन 10 दिन से ज़्यादा भस्म यूज़ नहीं किया जाता है जनरली, पर अगर व्याधि बहुत बलवान है तो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन इफ एज अप्लीकेबल, मतलब इतना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अशुद्ध अपक्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके शांति उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च अपडेट ये भी बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, पर एक बार अगर एक खाता पूछ गया तो फिर उसका मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं कि भस्म। मैंने सब कुछ बता दिया कि क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते, और पेपर में क्या लिखना है वो भी बताऊंगा। ये तो मैं जनरल फॉर्मेट बना के लाया हूँ आपके लिए कि क्या क्या लिखना है अपने को और क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं, भस्म होता क्या है उससे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक बताऊंगा मैं आपको। आपने ये अगर वीडियो देख ली तो अन्य कोई भी चीज़ मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी से बता सकता हूँ। और आपको ये ध्यान से देखना है और उसको समझना है, ठीक है। और आखिर में मैं ये भी बताऊंगा कि इसका ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है। तो शुरू करते हैं कि भस्म वह औषधि द्रव्य है जो धातु, उपधातु, खनिज आदि का शोधन, भावना एवं मारण मतलब फूटपाक संस्कार करने के बाद प्राप्त होता है, और सूक्ष्म भस्म रूप एवं औषधीय प्रयोग के योग्य होता है, उसे भस्म कहते हैं। अभी भस्म बनाया कैसे जाता है। अभी किसी चीज़ का भस्म बनाना है, समझ लीजिए कि अपने को क्या बोलते हैं, ताम्र का भस्म बनाना है, मतलब ताम्र ये धातु के अंदर आता है ना, ठीक है। या अभ्रक का भस्म बनाना है, तो किस में आता है, उपधातु में आता है, साधारण रस में आता है कि उपरस में आता है, वो अपने को पता रहना चाहिए, ठीक है। इसका भी भस्म बनाना है, ले भाई ये अभ्रक है, तू खा, ठीक हो जा, ऐसा नहीं होता। उसको पहले उसको पाचन करने के लिए, अभी क्या अपन कभी सुनते हैं कि रसद्रव्य जो होते हैं वो बहुत मतलब जल्दी से काम करता है, वो धातु प्रत्यानिक होता है। तो धातु प्रत्यानिक, व्याधि प्रत्यानिक और दोष प्रत्यानिक, ये आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट। जो भी काष्टा औषधियाँ होती है, मतलब जो भी अपना द्रव्य गुण वाला जो औषधि होती है, वो कैसे धातु प्रत्यानिक तरह काम करती है। और जो ये जो होती है रसशास्त्र वाली औषधियाँ, वो होती है व्याधि प्रत्यानिक। तो व्याधि प्रत्यानिक होने मतलब कैसे बनेंगे वो व्याधि प्रत्यानिक। तो ये जो भस्म है, विद्रव्य है, अभ्रक, ये ऐसे मतलब भस्म दिया थोड़ा सा ही देते हैं, मतलब ये समझ लो इतना ही भस्म देते हैं। तो ऐसे काम कैसे करता है, क्योंकि उसमें अग्नि संस्कार हो ही रहते हैं। अग्नि का कंसेप्ट जानना हो अच्छी डिटेल में तो मैंने आम का वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं। तो अग्नि का संस्कार होकर इतना संस्कार होता है, इतना संस्कार मतलब होता है उस पर, जब भी अपन भस्म ग्रहण करते हैं वो सुपाच्य रहता है। तो वो उसको उसके ऊपर पहले से अग्नि का संस्कार हो चुका है, तो वो मतलब सेवन करने के लिए इतना पैलेटेबल रहता है, मतलब लिया तो सूक्ष्म मतलब एकदम पट से ग्रहणी में एब्जॉर्ब होके व्याधि को नाश कर देता है। तो ऐसे भस्म काम करता है। तो भस्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं
कैसे होता है भस्म बनाना, मतलब एक जनरल बताऊंगा कि पेपर में क्या लिखना है, और उसके बाद ऐसे ट्रिक बताऊंगा, मतलब सब सब भस्म आपको लगाऊंगा कि इतने सारे भस्म हैं, ये भस्म है, अभ्रक, स्वर्ण हो गया, रजत हो गया, लोह होगा, कैसे कवर होगा, तो मैं आपको सब बताऊंगा। कपर्द हो गया, शंख हो गया, गोधन की, सब 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 आप एक ये वीडियो देख लिया तो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि भस्म बनता कैसा है। अभी पहले क्या करना है, द्रव्य निश्चय एवं शोधन करना है। पहले द्रव्य निश्चय मतलब किसका भी बनाएंगे ना भाई, अपन कि किसका भी लेके बनाएंगे, तो अपने को द्रव्य निश्चय करना है कि ताम्र का बनाना है, अभ्रक का बनाना है, कि स्वर्ण का बनाना है, गोदंती का बनाना है। ठीक है, तो जिस धातु उपधातु का मारण करना है वह सर्वप्रथम उसका करेंगे, शोधन करेंगे। सामान्य शोधन और विशेष शोधन, ये मैंने आपको बताया है शोधन में। ठीक है, तो सामान्य शोधन धातु का क्या होता है, तेल तकरे गवा मुते हर नाले कुलत्तजे क्रमाग्नि शेचित तप्तम द्राव्य द्राव्य तो सप्तदा। आपको ये श्लोक याद करना है, ये जनरल श्लोक होता है, ये सब लिखते ही है, तो आपको ये याद रखना है। और जब भी हम पढ़ेंगे तो रसरत्न समुच्चय के आधार पे ही पढ़ेंगे। कुछ जगह में बताऊंगा कि थोड़ा सा रसतरंगी ने कुछ अलग बताया, तो मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो पहले क्या लेना है, अपने को द्रव्य निश्चय करना है, सामान्य शोधन करना है उसका, और विशेष शोधन करना है। ठीक है, द्रव्य निश्चय पेपर में ऐसे नहीं लिखना है कि द्रव्य निश्चित किया, उसको डायरेक्ट अभी अभ्रक अभ्रक का बोला कि भस्म बताओ कैसे बनाते हैं प्रोसेस, तो डायरेक्ट लेने का अभ्रक, अभ्रक का सामान्य शोधन और विशेष शोधन लिख देने का। उसके बाद मारन, दूसरा पॉइंट क्या है, मारन द्रव्य और सहायक द्रव्य और भावना द्रव्य। अभी सहायक द्रव्य होता क्या है, सहायक द्रव्य जो होता है मतलब क्या करेगा, वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो होगा अपना जो द्रव्य होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम करेगा, उसको सहायक द्रव्य कहते हैं। तो सहायक द्रव्य अभी उदाहरण से समझते कि मारन द्रव्य अपन जिसको अपने को भस्म बनाना है, ताम्र, सहायक द्रव्य क्या है, गंधक और पारद कज्जली, ये हो गया सहायक, मतलब गंधक और पारद की कज्जली, ये हो गया सहायक द्रव्य। अभी भावना द्रव्य क्या है, इसको गंधक और पारद की कज्जली को अपन जंबी रस मतलब इडलुम्बु की भावना देंगे और उसका लेपन ताम्र पत्र पे करेंगे, तो सहायक द्रव्य समझ गए आप, भावना द्रव्य समझ गए। तो ऐसे तो मारक द्रव्य, सहायक द्रव्य और भावना द्रव्य, इसको ये हो गए दूसरी स्टेप। अभी संस्कार क्या होगा, मर्दन संस्कार, कैसे, भावना देंगे तो मर्दन संस्कार आ गया, और पूट देंगे तो अग्नि संस्कार, सिंपल हो गया। उसके बाद चक्रिका निर्माण, अभी भावना देंगे मतलब ताम्र के लिए तो लेपन है, देखो दो ही तरीके से बनाया जाता है, एक तो बनाएंगे उसकी चक्रिका, चक्रिका मतलब बड़ी टाइप होती है चक्रिका, या लेपन करेंगे डायरेक्ट, जो भी अपन ने सहायक द्रव्य लिया है उसका लेपन करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट द्रव्य उसके साथ डाल के मर्दन करके उसकी चक्रिका बनाएंगे। ठीक है, चक्रिका निर्माण। उसके बाद पत्र लेपन, मैंने बता दिया दो तरीके से, चक्रिका या पत्र लेपन। उसके बाद मर्दन, मर्द के फिर मिश्रण को क्या करना है, शराव संपुट करना है, शराव संपुट, शराव लिया, शराव तो पता है ना, फूट में पढ़ाया था मैंने, शराव, शराव ये हो गया शराव, उसके अंदर डालना है। और किसी ने अलग कहा है मतलब अभी मतलब अभ्रक का बनाना है अपने को, तो अभ्रक में क्या लेंगे अपन, गंधर्व पत्र तो है ना, गुड़ेन स्वभावितम ऊर्ध्व अधो वडपत्रानि, मतलब वडपत्र के ऊपर रखना है। अर्क लवन बनाते हैं तो फिर अर्क पत्र के ऊपर लवन रखते हैं ना, तब देते हैं पुट, वैसे ही। अभी उसके बाद शराव संपूर्ण कर दिया, उसके बाद मात कापड़ करना है। मात कापड़ कितना करना है, 6 से 7 परतें, आप पढ़ते चलिए क्योंकि भस्म में पढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा टॉपिक है तो कवर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पुट प्रदान, गज पुट है, वराह पुट है, मैंने पुट का सब कंसेप्ट बता दिया है आपको, कौन सा पुट कब देना है, 1500 गोमय कब होता है, 1000 गोमय मतलब जो उपलब्ध होता है वो कब होता है, सब बताया मैंने, आप पुट का वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद भस्म परीक्षा करनी है। ठीक है, भस्म परीक्षा में क्या होता है, प्रत्येक पुट के बाद रेखा पूर्णत्व, वारितरत्व, निर्धूमत्व, भस्म परीक्षा भी मैंने आपको पढ़ा है। ये सब बेसिक चीजें पढ़ के ही आप ये वीडियो देखिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आदि परीक्षा करने के बाद पुनरावृत्ति, मतलब अगर परीक्षा में जब तक भस्म समस्त परीक्षा में खरी ना उतरे तब तक ही अपने को दोहराना है। तो 10 पुटी, 50 पुटी, शतपुटी, सहस्त्र पुटी, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पुट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो मतलब धातुगामित्व सूक्ष्मतर होते जाता है इसलिए। तो मैंने क्या बताया, द्रव्य निश्चय एवं शोधन, मारन द्रव्य, सहायक द्रव्य और भावना द्रव्य। ठीक है, उसके बाद संस्कार, उसके बाद चक्रिका निर्माण करना है, शराव संपुट करना है, मात का पट यानी 6 से 7 परतें लगाना है। उसके बाद पुट देना है, गजब पुट, वराह पुट, जो भी कुकुट पुट। पर अपने को याद रखना है किसमें किसका पुट, अभी स्वर्ण में कौन सा देते हैं, कुकुट पुट देते हैं, अपने को पता रहना चाहिए। कुकुट पुट में कितने उपलव मतलब गोमय उपलव यूज होते हैं वो पता रहना चाहिए, वो पता है ना, गोमय उपलव मतलब
जो गाय की शेन से बनता है गोरे वो, मैं तो वो भी नहीं पता हूँ तो कैसे चलेगा। भस्म परीक्षा करनी, उसके बाद पुनरावृत्ति, समझ गए। तो आपको मैंने जनरल बता दिया कि कैसे बनता है भस्म। अभी इसके बाद दूसरा क्या था, मोड ऑफ एक्शन और डिफरेंट इंडिकेशन। तो अपने को कुछ लिखना नहीं है, बस इतना लिखना है, लघुता शीघ्रव्यापी, लघुता शीघ्रव्यापी दीपन और अधिक गुण, बस इतना ही लिखना है। लघुता क्या मतलब शरीर में मतलब इसका व्यापन, मतलब वो अपन जितना भी अग्नि संस्कार करते जाएंगे उतना वो लघु होते जाएगा। इसलिए शुद्ध शीत जो अपने जल पढ़ाऊंगा, जल कैसे गुरु होता है, शुद्ध शीत करने के बाद वो लघु हो जाता है, इसलिए वो क्या बोलते हैं पित्त जोर में देते हैं। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अग्नि संस्कार से कोई भी चीज लघु हो जाती है, ठीक है, एक्सेप्ट दूध। दूध क्या अपन उसको उबालते हैं, उसके पानी उड़ता है तो गुरुता बढ़ती है। तो किसी के लिए क्या होता है यूज, किसी लिए क्या होता है, इसलिए आयुर्वेद इतना आसान नहीं है, बस अपने को बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। शरीर में इसका क्या व्यापक और शीघ्रता से प्रसार होता है, इसलिए लघुता गुण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीघ्रव्यापी भस्म शरीर में शीघ्रता से फैलता है, ठीक है। दीपन भस्मों को जाड़ा अग्नि को प्रदीप्त करने वाला माना जाता है। आता क्यों ऐसे प्रदीप्त करने वाला माना जाता है, क्योंकि भस्म पहले से ही अग्नि संस्कारित है, उसके बाद वो क्या करता है, दूसरे अग्नि के पास जाता है, क्या उसको जाठर अग्नि को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, वो झट से पाचन कर देता है, इसलिए उसको लगता है तो मतलब जो व्याधि का आवरण हट गया तो अपने आप अग्नि प्रदीप्त हो जाएंगे। तो उसके पीछे ये लॉजिक है, तो अपने को समझना चाहिए कि दीपन कैसे करता है। पहले ही सुपाच्य हो चुकी है भस्म, उसको क्या, उसको बस व्याधि को हटाना है, मतलब आमता को हटाना है, तो अपने आप अग्नि दीपन हो जाएंगे। तो ठीक है, समझ गए आप। और अधिक गुण पूत संसार के क्या होता है, सूक्ष्मता मतलब गामित्व एकदम 10 फुटी 50 फुटी 100 फुटी सहस्त्र फुटी ऐसे गामित्व बढ़ते जाता है, इसलिए पूत संस्कार द्वारा भस्म में जारित पारद की अपेक्षा में अधिक गुण आ जाते हैं, ठीक है, समझ गए आप। तो आपको मैं यही लिखना है कि मोड ऑफ एक्शन आया लघुता शीघ्रव्यापी दीपन और अधिक गुण वाला बढ़ता है, इतना अपने को याद रखना। अभी फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर रस वीर्य विपाक सब भस्म का मैं आपको बताऊंगा, ये लिख के आना है। और एडीएमई लिख के आना है कि क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम जीआईटी टैक, डी की साइड डिस्ट्रीब्यूशन रीच द टारगेट टिश्यू, ये आपको पता ही होगा। मेटाबॉलिज्म अंडरगो द केमिकल बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉडी, और एक्सक्रीशन क्या होता है, एलिमिनेशन मेनली थ्रू यूरिन एंड बाइल, ठीक है। और फिर फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, भस्म के आधार पे लिखना है सब, जैसे अपन मेडिसिन में लिखते हैं वैसे। भस्म कंस्टिट्यूट एक्ट ऑन द टारगेट सेल, में प्रोड्यूस थेरापेटिक, अग्निदीपन करता है, दोष मॉड्यूलेशन करता है। और मॉडर्न व्यू क्या है इसका, एक्शन डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज, बायो अवेलेबिलिटी और नैनो पार्टिकल साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेलुलर इंटरेक्शन, इतना लिख दिया सामने वाला एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। तो अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो है सबका कैसे पढ़ना है आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और कौन से श्लोक याद करने हैं वो भी बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन अभ्रक से। तो आप इसका केमिकल फार्मूला अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग दिया है, वो जाके आप एक बार देख लेना और लिख लेना, ठीक है। तो मैं केमिकल फार्मूला से नहीं शुरू करूँगा, प्रक्रिया से। धान्य अभ्रक लेना है, धान्य अभ्रक कैसे बनता है वो आपको पता रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नहीं पता होगा तो आप एक बार देखिए, तो 2 मिनट में बता देता हूँ कि धान्य अभ्रक क्या होता है। इसका पहले कंसेप्ट बताता हूँ, धान्य अभ्रक अभ्रक पढ़ते, धान्य लेना है मतलब जो शाली रहती हो, ये 2 हो गए धान्य, ठीक। इसके बीच में जो पार्टिकल साइज रहता है ना किसका, अभ्रक का, तो अपन एक पुरचुंडी लेते हैं, मतलब एक कापड़ लेते हैं, इसके ऊपर रहते धान्य डालते हैं और उस अभ्रक के साथ पोटली बांधते हैं, ठीक है। पोटली बांध दी, इसको 3 दिन कांजी में जो रहती है अम्ल द्रव्य उसमें डुबो के रखते हैं, उसके बाद इसको मर्दन करते हैं, ठीक है। फिर मर्दन से क्या होगा, मैंने बताया ना, ये 2 धान्य है, मतलब धान्य अभी अपन बना रहे ना धान्य अभ्रक, तो ये 2 धान्य है, मतलब कोई भी रह सकता है, तंदूर ले लो अपना, शाली ले लो, तो इसके बीच में अभ्रक रहता है। तो अपन जब भी मर्दन करते हैं तो इसके साथ इसका भी होगा, तो इसमें फिजिक्स आता है, जितना फ्रिक्शन बढ़ेगा उतना वो पार्टिकल साइज कम होते जाएगा। और जब अपन निकालेंगे पुरचुंडी मतलब ये, तो इससे नीचे से थोड़ा थोड़ा पार्टिकल साइज से वो गिरते रहता है अभ्रक, इसलिए उसको बोलते हैं धान्य अभ्रक, वो सूक्ष्म होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, समभाग गुड़ लेना है, गुड़ मतलब गुड़ तो पता ही होगा ना। उसके बाद एरंड पत्र स्वरस की भावना देना है, और ऊपर और नीचे वड़ पत्र रखना है, शराव देना है, और 3 गज फुट देना है, ये अपने को याद रखना है। मैं इसका श्लोक अपने को लर्न करना है, क्योंकि ये पेपर में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि अभ्रक के बारे में लिखो। अभ्रक का कॉमन द्रव्य में आता है, रसकल्प द्रव्य वो भी आता है, और भस्म भी आ सकता है। तो इसका गुण क्या है, गुणधर्म,
उसका रस है मधुर, वीर है शीत, विपाक है मधुर, गुण है स्निग्ध, और रसायन और त्रिदोषज्ञ है। त्रिदोषज्ञ अपने को याद रखना है। मैं जब भी किसी को अंडरलाइन करूँ या गोला करूँ, इसको समझ जाना कि वो महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी थेरापेटिक यूज क्या है, बल्य है, रुष्य है, आयुष्कर है, रुचिकर है, केश्य है, जीर्ण ज्वर में, और नेत्र है, ये अपने को याद रखना है। अभी उपयोग उपयोग क्या है, प्रमेह में, कुष्ठ में, प्नीहा, उदर और कृमि में इसका यूज करते हैं। श्वास, कास, पांडु। अभी मैं बोलूँगा सर आप तो सभी व्याधि का नाम ले रहे हैं, मैं देखो बता रहा हूँ, रसकल्प ये जेनेटिक लेवल पे काम करता है, जीन्स लेवल पे, डीएनए लेवल पे काम करता है। इस पे काम किया तो सब इस पे ही डिपेंड रहता है, यही एंजाइम बनाता है, यही सब प्रोडक्ट बनाता है, तो आपको पता होगा। तो इस पे काम कर दिया तो सभी व्याधि का नाश होता है, ये अपने को याद है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसका यूज सबको नहीं जमता। मतलब रसशास्त्र ऐसी है, ये सिद्ध परंपरा है और आर्ष परंपरा ये अलग है। सिद्ध परंपरा समझने के लिए बहुत बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि अपने को ये संहिता भी नहीं है पढ़ने के लिए। जैसे रसरत्न समुच्चय, कौन पढ़ता है रसरत्न समुच्चय? कोई नहीं पढ़ता। रसरत्न तरंगिणी हो गया, कोई नहीं पढ़ता। बस अपने को टेक्स्ट बुक दे दिया है, इतना सा सब्जेक्ट लग रहा है, बट बहुत डीप है, ठीक है। तो प्रमेह, कुष्ठ, प्नीहा, उदर, कृमि, श्वास, कास, पांडु, ये अपने को याद रखना है। मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि कौन सा व्याधि प्रत्यानिक है, कि इस पे ही काम करता है, ठीक है। पहले देखते हैं मात्रा। अभी मैं मात्रा आपको एमसीक्यू लिए आता है, 1 से 3 गुंजा इसकी मात्रा है। मैं हर बार इसको आपको रटवारे चलूंगा, तो आप ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद अनुपान क्या है, मधु, घृत, अदरक, सोरस। अभी पेपर में अपने को याद नहीं आता तो मधु और घृत अपन लिख डालते हैं, पर इसका विशिष्ट क्या है अनुपान, अदरक सोरस है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। सेवन काल 2, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पर अपने को कल्प के बारे में सेवन काल पता रहना चाहिए, पर भस्म के बारे में नहीं पता चलेगा तो चले जाएगा। पर अपने को हमेशा प्रातः काल में देना है भस्म, क्योंकि वो रसायन होता है, इतना है। रसायन कभी भी प्रातः काल में देते हैं, अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काल मर्यादा, काल बना देगा हमें अभ्रक, उसका आम्लकी और शुंठी और मरीच पिपली, ये 3 मास तक देंगे। 3 मास काल मर्यादा मतलब 3 मास 2 मास तक उसका सेवन करेंगे तो क्या होगा, तो कुष्ठ नष्ट करता है, ठीक है। अभी अपत्य क्या है, क्षार, आम्ल, जो चनक हो गया, अपना बैगन हो गया, ये खाना नहीं है, बैगन नहीं लिखना है, इसका संस्कृत वर्ड ढूंढिए और लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद अभी अपक्व शांति उपाय है, पर अपक्व से होता क्या है भस्म खाने के बाद, मतलब अपक्व भस्म मतलब उसका मारण नहीं हुआ है, भस्म को रूप बना नहीं है बराबर, वो अपन ने सेवन किया तो क्या होता है, शूल, कुष्ठ, क्षय, पांडु, शोथ, प्रमेय और मंदग्नि और प्राणहर होता है। प्राणहर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए अपने को याद नहीं आया कि इसका क्या होता है, कि क्या होता है, मतलब अपक्व जन्य भस्म सेवन से क्या होता है। तो जो इसके व्याधि पे काम करता है ना, वही इसका ये है, मतलब अपक्वजन्य व्याधि उत्पन्न होती है। तो आ गया कुष्ठ, आ गया पांडु, आ गया शोथ, आ गया, ये अपने को लिखना है। प्रमेय आ गया, तो पर इसमें मेन क्या है, ये प्राणहर है, ये मेन है, ठीक है। अभी इसका शांति उपाय, शांति उपाय तो अपने को याद रखना है, अतसी बीज सेवन करना है 3 दिन तक। अभी हमेशा हर जब भी मैं भस्म पढ़ता हूँ तो हमेशा 2 तो भी कल्प अपने को आना चाहिए। तो पंचामृत परपटी हो गया, योगेंद्र रस और वसंत कुसुमा का, तो ये कल्प हो गया। रिसर्च में एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है, आप इसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं। रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ तो भी 2-3 लाइन फेंक देना हो जाएगा। इतना सब लिखोगे स्टार्टिंग से एंड तक तो आप टाइम कितना मिलेगा आप देख लीजिए, ठीक है। अभी स्वर्ण माक्षिक मैं बता दूं कि अपने को रसरत्न समुच्चय का सब देखना है भाई। तो ये जो मैं ये अजामुत्रे, तेल, कषाय, कुलत्थजी, तक्र के साथ घोट के बनाना है, और क्या उसके बाद उसको मतलब उसको बस घोटना है और बन जाता है स्वर्ण माक्षिक का भस्म। तो ये रस तरंगी ने बताया, पर आपको रसरत्न समुच्चय का देखना है। माक्षिक 1 भाग लेना है, गंधक 1 भाग, मातुलुंग सोरस लेना है। अभी गंधक क्या है, इसमें सहायक द्रव्य, मातुलुंग क्या है, भावना द्रव्य। मैंने सबको आपको मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी, बस अपने को ये बस उसको डालना है। तो मैं अगर एक एक भस्म पढ़ाने लग जाऊंगा तो पूरा टाइम चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको मर्दन करके मूसा देना है, मूसा में रखना है, और वराह फूट देना है, कितना 10 फूट देना है, ठीक है। अब इसका गुण देखते हैं। रस क्या है, मधुर, कषाय, वीर्य शीत है, विपाक कटु, और गुण है योगवाही। ये गुण योगवाही है, इसलिए ये स्वर्ण माक्षिक बहुत चीजों में यूज होता है। अपने को याद रखना कि इसका गुण योगवाही है, ठीक है। अब ये उपयोग इसमें प्रमेय, कंडु, पांडु, शोथ, विष में, राजेशमा में इसका बहुत यूज होता है। राजेशमा ये बहुत व्याधि प्रत्यानिक है, इसका याद रखना। इसका है 1 से 2 गुंजा। पहले इसमें क्या था कि 1 से 3 गुंजा, 1 से 2 गुंजा। अब ये अनुपान क्या है, त्रिफला, घृत, त्रिकटु, पर इसमें विडंग याद रखना है, विडंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विडंग चूर्ण हो गया, ठीक है। उसके बाद सेवन काल प्रातः। अभी इसको काल मर्यादा क्या है, शुद्ध लेना अपने को एक भस्म स्वर्ण माक्षिक का, शिरा जतु और विडंग चूर्ण के साथ 1 मास खाने से राजमा, बोला ना राजमा इंपॉर्टेंट है,
तो राजमाया व्याधि में देते हैं। कुलत्य काकम और कपोत ये अपने को खाना नहीं है। उसके बाद शांति उपाय क्या है? कुलत्थ, अभी देख अपत्य है तो इसका एंटीडोट क्या हो गया? कुलत्य है। तो कुलत्य ऐसे याद करना है। कुलत्य ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अतसी बीज हो गया, इसमें कुलत्य शांति उपाय। और दाडिम्बाचा मतलब जो होता है दाडिम, उसको साल का क्वाद देना है आपको। अभी दो कल्प बताइए, चंद्रप्रभा और कुमार कल्याण। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म क्या है? AuO, इसका क्या है? CuFeS2। ठीक है, अभी मैं बताते चलूंगा इसका वर्ण। अगर ये चंपक वर्ण क्या है सर बोलोगे, तो ये है भस्म बनने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो चंपक वर्ण का होता है। तो ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर अपने को बहुत एक्स्ट्रा मार्क चाहिए, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मार्क चाहिए। तो चंपक वर्ण अगर लिख दिया तो सामने वाले को क्या पता चलता है कि भाई इसको ये भी आता है कि इसका वर्ण कैसा है। ठीक है, तो ये जो है ना स्वर्ण पत्र, कंटक वेदी पत्र, समभाग पारत, ये नहीं लिखना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बनाते हैं वो है पिस्टे बनाते हैं, उष्णता देते हैं और स्वर्ण मार्क्स के साथ ऊपर नीचे रखते और कोट देते। ये भी लिख सकते हैं अगर नहीं आया, पर लिखना क्या है वो भी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या लिखना है कि स्वर्ण का। तो कृत्वा कंटक वेद्यानि स्वर्णपत्राणि लेप्येत लुंगा अंबु भस्म सूतेन मीयते दशभी पुट। 10 पुट देना है। कृत्वा कंटक वेद्यानि मतलब कंटक वेदी पत्र कैसे बनते हैं वो भी सर पूछते हैं। तो कंटक वेदी पत्र कैसे बनते हैं? ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा काटते हैं, मतलब ये है, अगर ये सोना है पत्रा बनते तो ऐसे छोटा छोटा एकदम टूटना है। कंटक वेदी मतलब कांटों के समान टिप रहती है उसकी, इतना है अपने कांटों के समान, उसको बोलते हैं कंटक वेदी। बाबा में पूछते हैं तो आप कर सकते हो। स्वर्ण पत्राणि लेपियत, अभी स्वर्ण पत्र को लेपन करना है। इस कंटक वेदी पत्र काट दे, उसको लेपन करना है किससे? लुंगा अंबु भस्म सूतेना, किसमें? भस्म सूतेना मतलब तो पारद का सूतेना मतलब क्या होता है? पारद। इसका उसको भावना देना है, किसकी? लुंगा अंबु मतलब अपना नींबू सोरस की भावना देके उसको लेपन करना है स्वर्ण पत्र को। और मीयते दशभी पुट, 10 पुट देना है, कुकुट पुट देना है। अभी इसको याद कैसे रखना है? क से कनक, क से कनक, क से कुकुट, कनक को ही बोलते स्वर्ण। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। ये अपन प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी अभी बनाते हैं ना, मतलब जो भी रसकल्प बनाते हैं ना अभी, उसमें स्वर्ण का भस्म आता है तो ऐसे बनाते हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये लिखा तो भी चल जाएगा, पर मैंने जो बताया वो एक्चुअल है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि ऐसे याद करना है। विरस का क्या है? कटु तिक्त मधुर कषाय, विपाक मधुर, वीर्य शीर और गुण स्निग्ध। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, पर मैं इतना समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, स्टोरेज भर जाता है और उससे फिर कुछ फायदा नहीं रहता। रुष्य, हृदय, नेत्र रस, इसमें रसायन याद रखना है। मैंने क्या बताया हो, जो भी मैं अंडरलाइन करता हूँ, राउंड करता हूँ, तो अपने को याद रखना है। तो बाकी तो सब जन लिखते हैं कि ये रुष्य है, ये बल्य है, ऐसा। तो ये विषहर है, ये याद रखना है। और मेध्य है, मेध्य, तो मेध्य राउंड क्या है? तो इसमें कुछ तो भी आएगा। पांडु का क्षय और उन्माद ये नाश करता है। अभी पिछले वाले स्वर्ण मार्क्स में भी बताया हो, तो ये से मतलब अपक्व जन्य विकार है, मतलब नेत्र विकार, मंदाग्नि, कुष्ठ, हलिमक, वात प्रकोप होता है अगर अपक्व मक्षिक खाया। ठीक है, अभी चलते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे, वो भूल गया तो मैं बताना। ठीक है, पांडु का क्षय और उन्माद में अपने को याद रखना कि उन्माद में कौन सा यूज होता है? स्वर्ण भस्म यूज करता है, क्योंकि मेध्य है उपयोग। अभी इसकी मात्रा कैसे है? स्वर्ण महंगा है तो 1/8 1/4 गुंजा अपने को याद रखना है। ठीक है, अभी इसका त्रिकटु और गुद बोला है, त्रिकटु अपने को याद रखना है अनुपात। इसकी सेवन काल प्रातः और शुद्ध भस्म लेना है। उसके बाद गुरुचि, शुंठी, उसके बाद शतावरी के साथ 6 मास तक क्या लेना है? मेधा रुद्धि। अभी देखना है शतावरी या तो बल्य का काम करती है। ठीक है, इसमें बिल्व फल अपत्य है तो याद रखना है बिल्व फल अपत्य है। और अगर देखो, एक तो भस्म जो होता है ना वो सार लोह है, वो लोह होता है, उसको ऐसे भी खाया ना तो चल जाएगा, पर कितनी ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो अपक्वजन्य क्या होते हैं? उसके व्याधि होते हैं। तो क्या आएगा? बल वीर्य नाशक होता है, ये रोगमय होता है, मतलब रोगों को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? शांति उपाय। हर्तकी, सीता के साथ 3 दिन, हर्तकी और सीता 3 दिन रख लेना। ठीक है, इसके 2 कल्प बताओ, हेमगर्भ, मकर ध्वज और कुमार कल्याण। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। रजत भस्म, सबके श्लोक बताऊंगा मैं, जो कौन से लर्न करना है। इसका वर्ण क्या होता है? कृष्ण वर्ण, AgO इसका फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद रजत शुभ्र होता है तो उसका भस्म क्या होगा? कृष्ण वर्ण। शुद्ध रजत के बाद शुद्ध सुवर्ण मस्जिद लेना है, उसके साथ स्नूही शीर की भावना देना है। कितने लेना है? 7, ये स्पेसिफिक है। उसके बाद उसको लेपन करना है। मैंने स्टार्टिंग बताया 2 ही तरीके से बनते हैं, एक तो लेपन करना है या
उसके बाद उसको एक तो भावना देना है या लेपन, भावना लेपन, भावना लेपन, इतना अपने को याद रखना है। और भावना किसको देना है? स्नूही शीर को देना है। स्नूही शीर की भावना देना है किसको? स्वर्णमासी को। उसके बाद उसको लेपन करना है चांद के पत्र पर और उसको देना है गजपुट। ठीक है। उसके बाद रस क्या होता है? मधुर, अम्ल, कषाय। अब तक याद रखना कि किसमें कषाय आता है, किसमें अम्ल आता है स्पेसिफिक, ठीक है, किसमें मधुर आता है सिर्फ। तो ये अपने को क्या करना है, ये अपना मैं चार्ट इसको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आईडी मेंशन है नीचे, आप देख लीजिए इसको। ये चार्ट आप डाउनलोड कीजिए, इसको याद कीजिए। ठीक है। इसका वीर्य क्या होता है? शीत होता है, गुण, स्निग्ध और सर होता है, और ये लेखन करने वाला होता है, ये याद रखना है। अभी रजत भस्म का क्या है? ये डायबिटिक रेटिनोपैथी पे बहुत बढ़िया काम है योगेश बेंडाड़े सर का। आपको मैं इसके अगर स्टोरेज बचा तो मैं आपको बताऊँगा। तो ये स्मृतिवर्धक होता है, रुष्य, रसायन, व्यवस्थापन और कांतिवर्धक होता है। अपने को कांतिवर्धक भूलना नहीं है। भ्रमनाशक, तृष्णानाशक, उदर में, यकृत प्रीहा रोग में, ठीक है, ज्वरहर में, हृदय रोग में, मदत्य में, और नेत्र में भी यूज होता है रजत। ये अपने को याद रखना है। 1/4 से 1 गुंजा होता है, अपने को वापस जाना है। अभ्रक क्या होता है? 1 से 3 गुंजा। तो स्वर्ण मार्कशीट 1 से 2 गुंजा। स्वर्ण में महंगा होता है 1/8 से 1/4 गुंजा। अब ये आया 1/4 से चालू करने का, 1/4 से 1 गुंजा। ठीक है। अब ये क्या है? इसका अनुपान क्या है? ब्राह्मी स्वरस, क्योंकि ये मेद्य भी है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया ना कांतिवर्धक है। ठीक है, वयस्थापन है, स्मृतिवर्धक है, तो ये ब्राह्मी स्वरस के साथ, परपट और कषाय के साथ भी ले सकते हैं। प्राथमिक लेना है। भस्म के साथ शतावरी चूर्ण 2 मास तक सेवन किया तो कृशता नाश करता है, क्योंकि ये कांतिवर्धक है। ठीक है, सब कनेक्टेड है, बस अपने को पढ़ना अच्छे से। ठीक है। अगर अभी अपक्व खाया तो क्या होगा? आयु, शुक्र, बल, नाश, क्योंकि आयु शुक्र से ही कांति आती है, तो आयु, शुक्र, बल, नाश करता है। अगर इसको सेवन मतलब शांति उपाय क्या है? मधु और सीता 3 तक सेवन करना है। चलो दो कल्प बताओ। सोमनाथ रस, मकरध्वज और त्रैलोक्य चिंतामणि रस। ठीक है। अभी देखते हैं लोह भस्म। फिर लोह भस्म में पढ़ाने जाऊंगा ना, मतलब ये भानुपाक, थालीपाक, पूटपाक अपने को मैं बताता हूँ। लोह भस्म क्या है? Fe2O3। स्टोरेज भर गया तो मैं इसका दूसरा वीडियो डालूंगा। ठीक है, आज ही डालूंगा। लोहा चूर्ण प्लस गंधक प्लस पारद, कज्जली करनी है इसको। उसके बाद कज्जली कैसे बनाते हैं मैंने वो भी पढ़ा है, वो जाके देख लीजिए एक बार वीडियो। 20 गज पुट देना है। अब ये रसद तरंगी ने थोड़ा सा अलग बताया है, तो पेपर में पूछते कि भानुपाक, थालीपाक, लोहपुट पाक के बताओ। तो भानुपाक जब बनाते हैं ना, उसको भानुपाक में मैंने आपको बताया कि भानुपाक, थालीपाक, पुटपाक क्या होता है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो त्रिफला क्वाथ लेना है, उसमें 2 गुना पानी डालना है, और मतलब 1/4 क्वाथ, मतलब क्वाथ बनाने की प्रक्रिया बताते हैं कि मतलब उसमें अष्टगुना, मतलब जो पानी डालते हैं 16 पट पानी डालते हैं और 1/8 बचाते हैं। और इसमें ऐसे नहीं करना। त्रिफला क्वाथ जितना लेंगे अभी जितना भस्म लेंगे उतना ही समान मतलब इक्वल मात्रा में त्रिफला लेंगे। भस्म प्लस त्रिफला में पानी कितना डालना, त्रिफला को हाथ लेना है ना, इसकी भावना देना है। त्रिफला का पानी कितना डालना है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक, 2 पट पानी डालना है और 1/4 रख देना है, तो वो क्वाथ बन जाएगा। तो भानुपाक जो बनाते हैं तो त्रिफला क्वाथ डालते हैं उसमें और उसको गर्म करते हैं सूर्य की किरण में और कढ़ाई में भी। कढ़ाई में मतलब जो पातेला लेते हैं उसमें। थालीपाक क्या होता है? थालीपाक पहले भानुपाक करने का, उसके बाद थालीपाक कब? भानुपाक से सिद्ध जो अपन ने लेता है लोह भस्म, उसको थालीपाक में यूज करना है। इसमें क्या करना है? त्रिफला क्वाथ बनाने के लिए त्रिफला लेना है 3 पट, किससे? भस्म से, और 16 पट पानी डालना है और 1/8 रखना है क्वाथ को। उसके साथ उसके बाद उसको थालीपाक करना है। थालीपाक भस्म लेने का, उसके बाद त्रिफला क्वाथ डालने का। त्रिफला क्वाथ बना की प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। त्रिफला क्वाथ डाल देगा, उसके बाद उसको चलाते रहने का अग्नि पर। उसके बाद पानी उड़ जाने के बाद उसको सुखाकर उसका भस्म बनता है। और लोह पुटपाक होता है जो मैंने बताया कि लोह चूर्ण लेना है, गंधक, पारद और कज्जल के बाद 20 गज पुट लेना है। इसमें क्या है? खोलों में लेना है विविध औषधि जो होते हैं स्वरस और क्वाथ के साथ चक्रिका बना के लोह पुटपाक देना है। तो आप ये पुस्तक में पढ़ भी सकते हैं। और ये त्रिफला क्वाथ का कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू के लिए पूछते हैं कि कितना पट पानी लेना है। तो ठीक है, त्रिफला क्वाथ बनाने के लिए क्या लेना है अपने को? 2 पट पानी लेना है, 1/4 शेष लेना है। और त्रिफला कितना चूर्ण लेना है? इक्वल टू भस्म, कितना भानुपाक। थालीपाक कितना है? 3 पट त्रिफला चूर्ण, 16 पट पानी, 1/8 क्वाथ शेष रखना है। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू लिए, फिर बोलोगे कि बताया नहीं सर। ठीक है, अभी ये क्या होता है? त्रिदोष में होता है।
रुष्य बल्य मेद्य कार्य रसायन होता है। क्या होता है उसके बाद योग वायु होता है, रक्तवर्धक होता है और चक्षुष्य होता है। ठीक है, उसके बाद येता है उदर रोग, पांडु, कामला, इसमें यूज होता है। शोथ, शूल, ठीक है, उसके बाद क्षीणता और भ्रम में ये यूज होता है, अपने को याद रखना। अब इसकी मात्रा क्या है 1/4। स्टार्टिंग से चलते हैं, वह 1 से 3 गुंजा, 1 से 2 गुंजा, सोना महंगा इसलिए 1/8, 1/4 गुंजा, इसके बाद 1/4 को लेना इधर, 1/4 से 1 गुंजा, 1/4 से 2 गुंजा। याद हो गया अपने को। रजत भस्म, अभ्रक, स्वर्णमाक्षिक, उसके बाद स्वर्ण, रजत, लोह। तो मैंने क्या बोला, अपने को अनुपान जब विशिष्ट याद रखना है। घृत और मधु सब लिखते हैं, त्रिकटु, त्रिफला, हरिद्रा, स्वरस, ये अपने को याद रखना है। प्रात काल में लोह भस्म, घृत, मधु, हरिद्रा के साथ पांडु, कामला बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद। कुष्मांड, तिल तेल, माश, ये तिल तेल पूछ सकता है एमसीक्यू ले, तो अपने को याद रखना है। ठीक है, अम्ल द्रव्य, मध और इस मोहरी मतलब सरसप खाना नहीं है। ठीक है, और ये अपको खाया तो क्या होता है, आयुबल, कांतिनाश और आयुबल का नाश होता है, हृदय पीड़ा और कृशता आती है। इसका शांति उपाय क्या है, अगस्त स्वरस, विडंग चूर्ण से साथ चाटन देना है और धूपन देना है। ठीक है, इसका जल्दी दो कल्प बताओ, लोह परपटी और आरोग्यवर्धनी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ताम्र भस्म, ताम्र भस्म का मैं श्लोक बताऊंगा कि ताम्र भस्म कैसे बनाते हैं। कृष्ण वर्ण होता है, कज्जली, इडली मुखी, स्वरस की भावना, लेप देना है, ताम्र पत्र पे लगाना है और 3 गज फूट देना है। रस क्या होता है, मधुर, तिक्त, कषाय। विपाक क्या होता है, कटु, थोड़ा मधुर भी होता है। ठीक है, वीर्य उष्ण होता है, गुण इसके स्निग्ध, लेखन, लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आरोग्यवर्धन में यूज होता है, सुशेखर में भी यूज होता है, क्योंकि वो लेखन का काम करता है, स्रोतरोध को दूर करता है। दीपन और रुचिकर होता है, कफ पित्त नाशक होता है, लेखन होता है। उसके बाद नेत्र रोग, कुष्ठ रोग और स्थौल्यनाशक, ज्वर, हर, काश और श्वास में। कुष्ठ रोग भूलना नहीं है, इसलिए वो आरोग्यवर्धन में यूज होता है। 1/8 से 1/2 गुंजा। ठीक है, उसके बाद अदरक स्वरस इसकी मेन मतलब अनुपान है। मध, घृत तो अपन लिखते हैं। गुरुचि स्वरस भूलना नहीं है, एमसीक्यू पूछ सकता है। उसके बाद भस्म, त्रिकटु, शंख भस्म के साथ 1 मास खाया तो अपनी यहाँ रुद्धि जो स्त्रोतरोध से होती है वो दूर करता है। उसके बाद आम्ल पदार्थ वर्ज्य है, और मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये अष्टदोष। ठीक है, कि अपको खाया तो क्या होता है, भ्रम, मूर्छा, विदाह, स्वेद अधिक्य, क्लेद, वांति, अरुचि और चिंता, चित्त संताप मतलब सर्वांग संताप होता है। ये अपने को 8 दोष भूलने नहीं है। अष्ट दोष प्रैक्टिकल में, पेपर में कहीं भी पूछ सकते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। और इसका शांति उपाय क्या है, धान्य, स्वरस, सीता के साथ 3 दक लेना है। 2 कल्प बताइए, लक्ष्मी विलास, तारमेश्वर। ठीक है, अभी नाग भस्म, PbO2 कपोत वर्ण का होता है, ये भूलना नहीं है। और इसको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को ये पढ़ना है कि नाग भस्म बनते कैसे। पिपली और चिंच जो होता है उसका भस्म लेना है। भस्म मतलब चूर्ण पाउडर, 1/4 और 1/4 किससे लेना है, नाग जो बनाते हैं नाग धातु से लेना है। ठीक है, उसके बाद नाग में डालना। अभी क्या है, इसमें आवाप होता है, आवाप के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, आप जाके पढ़िए। आवाप क्या होता है, लिक्विड होता है, धातु, लिक्विड स्टेट में नाग है, उसमें डालना है 1/4 चिंच और 1/4 जो अपना पीपल है, पिंपल, वो डालना है। ठीक है, इसमें नाग डालने के बाद चूर्ण स्वरूप हो जाएगा। उसके बाद मनशिला डालना है, किसमें, समभाग। उसके बाद निलंब की भावना देनी है। उसके बाद 60 लघु पुट देना है, प्रत्येक पुट के बाद 1/20 भाग मनशिला बढ़ाते जाना है। ठीक है, इसका क्या होता है, रस, मधुर, तिक्त, गुण, स्निग्ध और लेखन, ये उष्ण होता है। इसमें क्या होता है, ये प्रमेह, वात रोग, ग्रहणी, अरस्य, भगंद्र, कुष्ठ, गुल्म, पांडु और कपरोग का नाश करता है। 1/4 से 1 गुंजा इसका मान होता है। ये हरिद्रा स्वरस, जम्बू स्वरस के साथ लेना पड़ता है। ठीक है, ये अनुपान हो गया। इसमें कुछ बताया नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट मतलब है ये इंपॉर्टेंट, पर ये इसका कुछ बताया नहीं है। अगर आपको मिला तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्वर्ण भस्म, हर्त की चूर्ण, सीता, इसे 3 दिन के साथ लेना है। अभी कब लेना है, वो शांति उपाय है। अगर अपको खाए तो क्या होगा, प्रमेह, क्षय, कामला हो सकता है, ये अपने को याद रखना है। नाग भस्म और वंग भस्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मारन प्रोसीजर आप अच्छी तरीके से पढ़िए, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। ठीक है, मैं अगर टाइम बचा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पर अभी पहले कंप्लीट करते हैं। वंग भस्म SnO2 श्वेत वर्ण का होता है, इसमें पुट नहीं देते, नो पुट, क्योंकि हल्कम दत्वा भरद्वाज काष्ठता, ये श्लोक का लाइन है, मैंने बोला है। वंग लेना है, उसको पतला करना है, मतलब द्रवीभूत करना है। 1/16 शुद्ध पारद डालना है। उसके बाद शुद्ध हड़ताल डालना है समभाग में। उसके बाद उसको मिश्रण को वर्ण करपास गण, मतलब जो करपास पता है ना, वनस्पति, उससे उसका जो फांदी रहती है, मतलब जो ये रहती है
क्या बोलते हैं उसको, फांदी ही उसके उसके साथ उसको हिलाना है, मतलब कढ़ाई लेनी है, उसमें द्रव्यभूत जो रहता है क्या बोलते हैं वंगप, उसमें शुद्ध पारद डालना है 1/16, और हरताल शुद्ध हरताल डालना है, क्या हरताल डालना है, कितना डालना है समभाग में, और उसको जो काष्ठ रहती है उससे हिलाते रहना है जब तक वो भस्म बन ना जाए। ठीक है, उसका रस क्या है, तिक्त कषाय, गुण क्या है, लघु, शीत, रुक्ष, वीर्य क्या है, उष्ण, विपाक क्या है, कटु, चक्षुष्य होता है ये बल्य, दीपन, पाचन, सौंदर्य वर्धन होता है, पुष्टिकर, रसायन होता है, ये श्वास, कास, प्रमेय, पांडु, क्षय, जीर मतलब विष रोग में, वात व्याधि में, उदर रोग में काम में आता है। 1 से 2 गुंजा ये याद रखना। हरिद्र सोरस, घृत, मध, हरिद्र सोरस याद रखना है। 2 बार देते हैं, प्रात और शाम को। वंग भस्म, मुसड़ी चूर्ण, उसके बाद शुक्र तरलता मतलब जो शुक्र दोष होता है, ज़्यादातर लिक्विडिटी आ जाती है स्पर्म में, तो उसमें देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेष शृंगी प्लस सीता 3 दिन तक देना है। कब, अपक्व कौन से होते हैं व्याधि, खाया तो प्रमेह, गुल्म, हृदरोग, शूल, उसके बाद शूल, अर्श, काश, श्वास और वमन होता है। ठीक है, 2-3 कल्प बताइए। योगेंद्र, वसंत कुसुमाकर और ये त्रिवंग और गर्भपाल। ठीक है, तो मैंने भस्म बताया। अभी चलते हैं यशद भस्म कौन सा है, जैसे ZNO। ईशत पीत और शुभ्र वर्ण का होता है। कज्जली, अभी क्या है 1/4 डालना है तो कज्जली। उसमें क्या करना है, इरलुम्बी सोरस रस और कुमारी सोरस की भावना देना है। लेपन करना है इस पत्र पर, उसको गजपुट देना है। ठीक है, उसके बाद रस क्या होता है, कषाय और कटु। ठीक है, गुण क्या होता है, शीत, वीर्य, शीत होता है उसका। उसके बाद विपाक, कटु होता है। शीत, बल्य, वीर्यवर्धक। नेत्र होता है, ये अपने को याद रखना है, ZN जिंक, ये नेत्र होता है, क्योंकि ये उसके बाद श्लेष्म कला संकोचक होता है। ठीक है, उसके बाद पांडु, का, श्वास, रजस्त्राव, प्रमेहम, श्वेदनाशक, वनस्त्राव में होता है। ये भी डायबिटिक रेटिनोपैथी में बहुत यूज होता है। 1/2 से 1 गुंजा इसका मान होता है। अभी पहले से पढ़िए, ताम्र 1/8 से 1/2, नाग 1/4 से 1 से 2 वंग, और 1/2 से 1 गुंजा यशत। उसके बाद गडुची स्वरस या मध इसके साथ देते हैं, इसका अनुपान हो गया। 2 बार देते हैं यशत भस्म प्लस दूध, 7 दिन तक सेवन किया तो विचर्चिका में लेप देते हैं। विचर्चिका ये कुष्ठ का प्रकार है। ठीक है, जो सन्निपातिक होता है, ये अपने को याद रखना है। उसके बाद बला, हरितकी तथा शर्करा, अपक्व खाया तो इसका 3 दिन तक सेवन करना है। अपक्वजन्य व्याधि कौन से, गुल्म, प्रमेह, क्षय, कुष्ठ। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, दो कल्प बताए, त्रिवंग। उसके बाद यशोदा, अमृत, मलहर। आप इजी भी लिख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा था, मैं अपने इसमें पागल था कि थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, वो बात के बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं काशिश YP 4.7H2, ये भूलना नहीं है। काशिश और जो अपना रहता है ना ताम्र का, ताम्रगर्भ किसको बोलते हैं, अपने को याद करके आना है, मुझे बताइए किसको बोलते हैं। उपरस FeO, इसका जो बनता है लाल रंग का बनता है। ठीक है, उसके बाद शुद्ध काशिश लेना है, उसको चूर्ण करना है, उसको देनी है स्नूही पत्थर की भावना 7। उसके बाद चक्रिका बनाना है, मैंने सब कुछ बता दिया कि कैसे बनाते हैं भस्म। लघुपुट देना है। कषाय होता है, ग्राही होता है, ये याद रखना है, और इसका वीर्य उष्ण होता है। नेत्र्य, उष्ण, केश्य, विषग्न, केशरंजक होता है, ये MCQ है। ठीक है, वात श्लेष्म हर होता है। उसके बाद केशरंजक, नेत्र्य, मूत्रकुच्च, मूत्राश्मरी, रज प्रवर्तक वटी, इससे ही बनती है, ये तो याद रखना MCQ। AIPGT का MCQ, यूनिवर्सिटी का MCQ, सब इसमें रज प्रवर्तक। ठीक है, 1/2 से 2 गुंजा मात्रा। उसके बाद मध या गुघृत, अनुपान 2 बार देते हैं। काशिश क्या, उसके बाद गुंजा बीज चूर्ण 2 मास तक देने से सूत्र रोग में आता है। ठीक है, और इसके 2 बताओ, रज प्रवर्तनी वटी, और उसका तेल भी आता है, और काशीदाती चूर्ण, काशीदाती वटी। ठीक है, 2 मैंने कल बता दिए, आप अलग भी लिख सकते हैं। भी आता है वज्र भस्म होता है, कृष्ण वर्ण का होता है, शुभ्र वज्र लेना है। इसका पहलू पाड़ते हैं, मतलब अभी डायरेक्ट डायमंड लेते हैं ऐसा नहीं है। डायमंड को शेप देने के लिए उसका जो बनता है ना डायमंड शेप, ऐसे आता है बराबर सबके, ऐसा जो अपना डायमंड होता है, ऐसे जो पेंटागन, हेक्सागन जो आते हैं ना, ऐसा सब जो ए बनता है, उसको बांधने के लिए पहलू पाड़ने बोलते हैं। उसको स्क्रैपिंग करते हैं, जो स्क्रैपिंग करने से जो डायमंड गिरता है ना बाहर, उससे बनता है। ठीक है, नहीं तो बोलो कि सर डायमंड तो टूटता ही नहीं है, वो स्क्रैपिंग करके जो बनता है ना वो,
तो उससे बनता है। जो अपना ढिकुन आपको पता होगा, तो उसके रक्त की भावना देते हैं, उससे बनता है। शुद्ध हरताल, शुद्ध मनशिला लेना है चूर्ण स्वरूप, और 3 वर्षीय कर्पाश उसकी मूल की स्वरस लेना है, और 14 महापूट देना है। ये अपने को संख्या भूलनी नहीं है, ठीक है। ये षड्रसात्मक होता है, पानी षड्रसात्मक होता है, ये षड्रसात्मक होता है। और एक चीज होती है जो षड्रसात्मक होती है, वो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। जो त्रिदोषक न होता है, स्निग्ध, हृदय, योग, वाही, रसायन, ऋष्य, राजस्मा, पांडु, उदरकाश, ये सबसे कम देना है, स्वर्ण से भी महंगा है। तो 1/32, 1/16 गुंजा देना है। रस सिंदूर इसका क्या है, अनुपान है, ये भूलना नहीं है, 2 बार देते हैं, ठीक है। अरे कामदेव रस और त्रैलोक्य चिंतामणि मणिपर में देते, इसका ये है 2 कल्प। मैंने सब आपको जो है पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने पूरा बता दिया है आपको कि क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। तो ये बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए। और इसके बाद मैं जो बताऊंगा, अभी जो वज्र भस्म है ना, ये कौन सी भी व्याधि में दो, कैंसर में इसका बहुत यूज़ होता है। योगेश बेंजाड़े सर है, जहाँ पे मैंने एक महीना इंटर्नशिप की थी, उनको 1.5 साल लगता है वज्र भस्म बनाने के लिए। कौन से भी व्याधि में यूज़ होता है, कौन से भी दीर्घकालीन, एक्यूट, क्रोनिक, कौन से भी वज्र भस्म दिया, थोड़ा सा ही देते हैं। व्याधि का मतलब 1 महीने तक खाना पड़ता है वो भस्म, वो मैंने देखा है अपने आंखों से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी आगे मैं बढ़ता हूँ कि अपने को जो आते हैं ना, अलग भी होता है ना थोड़ा सा, कि आपने सर सारे भस्म बताए, पर वो मुक्ता पिष्टि हो तो छोड़ दिए, सब बताता हूँ। मुक्ता इसका बनाना है, मुक्ता का पिष्टि बनता है कि क्या बोलते हैं, भस्म बनता है, वो भी बताओ, ठीक है। आपका ये होमवर्क है। रस इसका क्या है, मधुर कषाय, वीर्य शीत, जीर्ण ज्वर नाशक, हृदय, मध्य, प्रमेय, पित्तनाशक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मतलब ये स्टोरेज खत्म हो गया तो मैं इसके आगे नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। 1/4 से 1 गुंजा रात और सायंकालीन दूध के साथ, दूध, शक्कर और मोरावड़ा, मतलब जो आंवले का मुरब्बा रहता है वो भी बना सकते हैं, और मध के साथ लेते हैं, ठीक है। इसका मात्रा नहीं बोलना है, 1/4 से 1 गुंजा। अभी प्रवाड़ है, कुमारी सोरस, 3 लघुपुट देना है।